हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे हैं परपोषित जीवाणु के बारे में, या जिसको हम इंग्लिश में हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बात करी थी स्वपोषित जीवाणु के बारे में, और आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरीके से जीवाणु जो हैं वो परपोषित होते हैं और दूसरों से जो है वो पोषण लेते हैं। तो जैसा कि हम इसके नाम से ही इसका अर्थ जान सकते हैं कि परपोषित का मतलब होता है जो दूसरों से पोषण लेता हो, या कह सकते हैं कि एक तरीके से अपने भोजन के लिए दूसरे जो है जीवों पर, या कह सकते हैं कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता हो। तो पोषण की जो ये विधि है वो कहलाती है एक तरीके से परपोषण। इस परपोषण के आधार पर हम जीवाणु को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसमें पहली है परजीवी जीवाणु, दूसरी है मृतोपजीवी जीवाणु, और तीसरी है हमारी सहजीवी जीवाणु। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परजीवी जीवाणु की। परजीवी जीवाणु, जिसको हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं, इसमें हमें इसके नाम से ही अर्थ पता चल रहा है कि परजीवी मतलब जो दूसरों के ऊपर जीवित रहता हो, ऐसे जीवाणु कहलाते हैं परजीवी जीवाणु। तो ये जो परपोषी जीवाणु होते हैं, अपना जो भोजन है वो जीवित जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये पेड़ पौधों से या फिर जंतुओं से जो है ये प्राप्त करते हैं। उनके ऊपर ये परजीवी रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये भोजन के लिए जीवधारियों पर आश्रित होते हैं। अब ऐसे में जो जीवधारी जिस पर ये आश्रित हैं उसको हम कहते हैं होस्ट। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो होस्ट पर जो है वो आश्रित रहते हैं। ये जो होस्ट है वो पादप हो सकता है, जंतु हो सकता है, कोई भी जो है सजीवी है हो सकता है। ये जो जीवाणु होते हैं जो विशेषकर अन्य सजीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो अधिकतर रोगजनक किस्म के जीवाणु होते हैं और पौधों में, जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं और रोगजनक जीवाणु भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि जेंथोमोनास सेट्राई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई आदि जो हैं ये कुछ रोगजनक जीवाणु हैं जो कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ही उदाहरणों को लिया है। ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग है परजीवी जीवाणुओं का, जो कि पादपों में और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। एक वीडियो में हमने चर्चा की थी जिसमें जीवाणु द्वारा होने वाले जो मनुष्य में रोग हैं उनके बारे में बताया था। किसी एक वीडियो में हम बताएंगे पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणुओं से, तो आप उसमें भी जो है इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वो है मृतोपजीवी जीवाणुओं की, या सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मृतोपजीवी जीवाणु, जैसा कि हमें इसके नाम से ही इसका अर्थ पता चल रहा है कि ऐसे जीवाणु जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपने पोषण के लिए निर्भर हैं, वो मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं। तो ये जो जीवाणु हैं वो इन सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं इनका विघटन करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और विघटन की इस क्रिया में जो है आप देख सकते हैं कि जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा। और यह प्रक्रिया हमारी प्रकृति के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो जीवाणु हैं वो सभी जो जटिल पदार्थ है उनको तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं। और एक तरीके से कहें कि हम इकोसिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि मूल रूप में जो है तत्वों को और उनके वापस लाते हैं एक तरीके से। तो ये जो क्रिया है वो बहुत ही आवश्यक होती है। अब इसमें जो है मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का विघटन है वो कहलाता है किण्वन या फर्मेंटेशन, और जो प्रोटीनों का विघटन है वो कहलाता है प्यूअन या प्यूट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे किण्वन के बारे में। किण्वन जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिसमें शर्करा को इथाइल अल्कोहल में या किसी अन्य में जो है परिवर्तित किया जाता है।
आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यीस्ट के द्वारा शुगर है उसका इथाइल अल्कोहल में इसको परिवर्तित किया जाता है, साथ ही साथ CO2 गैस जो है इसमें निकलती है। इसी प्रकार लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है दूध फटने के दौरान जो है इसमें लैक्टोज का जो किण्वन है वो लैक्टिक एसिड में किया जाता है, और इसमें आपको जैसा कि बताया कि लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध में उपस्थित, तो इस क्रिया में जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टेस एंजाइम का स्राव करता है, और यह जो एंजाइम है दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को पहले तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और उसके पश्चात इसको लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित कर देता है। आप देख सकते हैं कि लैक्टोज से जो है वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इस प्रकार जो है दूध जो है वो दही में रूपांतरित हो जाता है। दूसरी जो क्रिया है वो है प्यूअन की, जिसको हम अंग्रेजी में प्यूट्रीफेक्शन भी कहते हैं। प्यूअन या प्यूट्रीफिक्शन जो है उसमें जीवाणुओं के द्वारा जो है प्रोटीन का विघटन किया जाता है, और इस प्रोटीन के विघटन को ही हम प्यूट्रीफिकेशन कहते हैं। इसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रोटीन का जो अपचयन है वो पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड में, एमिनो अम्लों में इत्यादि में होता है। उसके पश्चात इन एमिनो अम्लों को सरल पदार्थों में जैसे कि CH4 मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि जो मूल तत्व हैं उनमें तोड़ दिया जाता है, और इस क्रिया में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। एमिनो एसिड को जब इन सरल पदार्थों में तोड़ा जाएगा तो ऑक्सीजन की इस क्रिया में आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जो है जीवाणु अपने विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है सहजीवी जीवाणुओं की। सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो, जैसा कि हमको इसके नाम से अर्थ पता चल रहा है कि ये जो जीवाणु हैं वो, ये जो सहजीवी जीवाणु हैं वो हमेशा एक तरह कह सकते हैं कि सहज जीवन में रहते हैं किन्हीं दूसरे सजीवों के साथ में, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया की कैटेगरी है वो सहजीवी जीवाणुओं की है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका जो उदाहरण है वो राइजोबियम है, जो कि मटरकुलीय जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उनके साथ में सहजीवन में पाया जाता है। हालांकि ये जो संबंध होता है वो एक तरीके से कहें कि दोनों के लिए लाभकारी होता है, और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो संबंध बनाते हैं वो दोनों जीवों के लिए लाभकारी और नॉन पैथोजेनिक संबंध होता है, अर्थात किसी प्रकार का रोग उत्पन्न यहाँ पर नहीं किया जाता। अब राइजोबियम में पादपों की जड़ों में जो है वो नोडुल्स बनाता है या गांठें बनाता है, जिनके माध्यम से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उससे जो है पादप को भी लाभ होता है। तो ऐसे में ये जो संबंध होते हैं वो हम कह सकते हैं कि लाभकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे जीवाणु विभिन्न प्रकार के प्राणियों की आंत में या शरीर के अंदर रहते हैं, जिससे दोनों को ही लाभ मिलता है। अगर हम इसमें देखें तो परपोषी के साहचर्य के आधार पर सहजीवी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो होते हैं एंडोसिम्बायोन्ट्स या अंतःसहजीवी, जो कि ऐसे जीवाणु परपोषी के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य की और जानवरों की आंत्र में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है बाह्य सहजीवियों की या एक्टोसिम्बायोन्ट्स की। ये जीवाणु जो होते हैं वो परपोषी की एक तरीके से कह सकते हैं कि बाह्य सतह पर वृद्धि करते हैं। तो ये जो है कैटेगरी हुई हमारी सहजीवी जीवाणुओं की। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने बात करी परपोषित जीवाणुओं की। थैंक यू।